आज बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने टॉपिक निकाला है एंड वी वर टॉकिंग अबाउट दिस कि आम तौर पे अगर देखा जाए तो इंसान की ग्रीड की, उसकी ख्वाहिशों की कोई लिमिट नहीं होती। हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, हम उसके लिए जस्तजू करते हैं, मेहनत करते हैं एंड वी मेक श्योर कि हमारी तमाम ख्वाहिशों की तरफ हम अंधाधुन भागते रहें। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब आप अपनी ख्वाहिश को, अपनी डिज़ायर को पूरा कर लेते हैं तो कितने अरसे तक वो आपको खुशी देती है? ये मेरे ख़्याल में किसी भी मटेरियल पोजेशन के लिए भी सच है, किसी प्रॉस्पेक्ट के लिए भी सच है। अगर आप समझते हैं कि आपको आपकी ड्रीम जॉब चाहिए एंड यू रियली वर्क हार्ड एट इट, और आप सब लोगों को कह रहे होते हैं मेरे लिए दुआ करना, मुझे फ़लानी नौकरी मिल जाए। जब वो नौकरी आपको मिल जाती है तो थोड़े अरसे के बाद वही रूटीन, वही जिस चाव से आपने उसकी तैयारी की होती है वो पीछे रह जाती है। देन यू बिकम लाइक, आपको ऐसा लगता है कि रोज़ाना आप उसी ड्रिल में रह रह के आप उकताने लगे हैं। यही सूरत हाल आपकी किसी नई मटेरियल पोजेशन की होती है कि जब नई गाड़ी ली है तो उसका बड़ा ख्याल रखा जा रहा है, कहीं उसको खरोच ना लग जाए, सारी दुनिया से उसको बचाने की कोशिश की जा रही होती है। मोबाइल फ़ोन नया ले लेते हैं तो उसको 100 तरह के कवर्स में और स्क्रीन्स में और चीज़ों में आप ढांपते हैं कि कहीं उसको कुछ हो ना जाए। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी वो रूटीन का, नॉर्म का हिस्सा बनती है तो मोबाइल कहाँ फेंका, क्या उस पर स्क्रैच पड़ा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तो क्या वाकई हमारा चीज़ों से दिल भर जाता है? और चलें, चीज़ों से दिल भरना तो ठीक है, लेकिन लोगों से, रिश्तों से, प्रॉस्पेक्ट से भी क्या आपका दिल भर जाता है? तभी आपको देखेंगे कि किताबों का एक पूरा सेक्शन लिखा गया है। ये एक फ्लरिशिंग बिज़नेस है जिसमें लोग कहते हैं कि जो अपने रिश्ते में, अपनी ज़िंदगी में स्पार्क को बरकरार रखें। किस तरह आप एक ही शख्स के साथ और एक ही नौकरी, एक ही सर्कमस्टांसेस में रहते हुए भी रोज़ अपने आप को पेप अप कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये दिल भर जाना, ये कॉन्सेप्ट क्या है? इज़ दिस अ बर्नआउट? इज़ इट अस फीलिंग कि अच्छा जी, मैंने बहुत अरसे तक एक ही रूटीन में अगर मैं ज़िंदा रहूं तो नो मैटर हाउ एक्साइटिंग और हाउ इंटेंस दैट फीलिंग इज़, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना जो मज़ा है, अपना ऊपर एक असर है, वो खो देती है। आइए ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं आफरीन खान माफ़ कीजिएगा। आफरीन इज़ अ लीडरशिप एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। बहुत शुक्रिया आफरीन आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा जी नौशाबा अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं। इसको ज़रा नफ्सियाती पहलू से भी इसको देखेंगे। एंड वी ऑल्सो हैव विद अस वासिफ मज़हर जो कि HR आर्किटेक्ट हैं एंड ऑफ कोर्स OD यानी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट से भी मुंसलिक है। अच्छा, मेरी आवाज़ मुझे पलट कर वापस आ रही है, इफ़ यू कैन जस्ट हाउ मैनेज दैट। सबसे पहले आफरीन आप बताइए कि हमारी ड्रीम जॉब जिसके लिए, एंड परहैप्स इवन ड्रीम करियर्स जिनके लिए हम साल मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, थोड़े अरसे बाद वो अपना चार्म क्यों खो देती है? हमारा दिल क्यों भर जाता है उन कामों से? अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो अ वेरी नाइस टॉपिक एंड अ वेरी गुड स्टार्ट टू इट। आई थिंक हमारे रियलिस्टिक गोल्स नहीं होते और हम ओवर द एज जाके प्लान्स कर लेते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस और एस्पायरेशंस बिल्कुल अलाइन भी नहीं कर रही होती हैं। तो जब हम ओवर द बेंच जाके जब चीज़ों को प्लान करते हैं एंड वी फेल अचीविंग दैट, तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि वो हमारा बर्नआउट या वो एक ओवरवेलमिंग फील आ जाती है। सो आई मीन ये एक पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स दिस। और हम लेकिन इफ़ आई मे अंडरस्टैंड इट बेटर, आफरीन मुझे बताओ कि बदला क्या है? आज मैं इसको इस तरह भी देखना चाहूँगी कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं, चाहे आप मिलेनियल्स की बात करें, चाहे आप जेन ज़ी की बात करें, मिलेनियल्स को तो खैर अब हम यंगस्टर्स नहीं समझते, लेकिन इन्होंने अपनी करियर में 3-4 प्रोफेशंस चेंज किए होते हैं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया होता है। पहले दुनिया में, जैसे अगर हम अपने पेरेंट्स की जनरेशन को देखें, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही करियर और कभी कभार एक ही इदारे को दी होती है। तो उनके दौर में ये उजलत, ये जॉब हॉपिंग, ये करियर स्विचिंग नहीं था। लेकिन हमारे यहाँ अब 5 साल 8 साल के बाद लोग अपने बिजनेसेस से, अपना स्टार्ट किया हुआ बिज़नेस या अपना लगाया हुआ पौधा, उससे भी थक जाते हैं और कहते हैं नहीं जी, मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ नएपन की तलाश है। इज़ दिस अ न्यू फिनोमेना? व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस? दिस रिजल्ट्स बिकॉज ये एक हमारा कंसिस्टेंट पैटर्न है ही नहीं। अगर हम कंसिस्टेंट रहें एंड अगर हमारे गोल्स क्लियर हों, अगर हमें पता हो कि व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट वी हैव टू अचीव, तो हमारे एक्शनेबल प्लान्स या हमारे स्टेप्स बहुत सॉर्टेड होंगे एंड कभी ये हमारी लाइफ में ये डिस्क्रिपेंसी नहीं आएगी। दिस रिजल्ट्स बिकॉज यू आर नॉट सॉर्टेड, यू आर नॉट क्लियर विद योर गोल्स। एंड एक फिर साथ में सोसाइटल प्रेशर है।
तो वो सोसाइटल प्रेशर्स में आके आपकी करियर एस्पायरेशंस डिस्टॉर्ट हो जाती हैं. तो दिस इज़ एग्जैक्टली द रिजल्ट ऑफ दैट. अच्छा, लेट मी टेक दिस सेम क्वेश्चन टू वासिफ. वासिफ, आप क्या देख रहे हैं? ये यंगस्टर्स जो बड़े चाव से जब ग्रेजुएट करते हैं तो उनके जहन में बड़े एक रोज़ी सी पिक्चर होती है. दे वांट टू वर्क विद अ मल्टीनेशनल कंपनी, दे एस्पायर टू बी लिविंग दैट ड्रीम लाइफ. अगर मैं देखती हूँ यंगस्टर्स को व्हेन दे ग्रेजुएट एंड दे वांट टू गेट इनटू एडवर्टाइजिंग, उनको लगता है जी TVC डिज़ाइंस करेंगे, हम शूट्स पे जाएंगे, और वो सब जो नॉवल्टी होती है, या तो हम एक बड़ा वन साइडेड उसका बाइनरी सा ओपिनियन उसके ऊपर बना के बैठे होते हैं, एंड वी डोंट रियलाइज़ के बिहाइंड दैट वेरी ग्लैमरस इमेज इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. और जब आप वो हार्ड वर्क में पढ़ते हैं तो थोड़े ही अरसे बाद दिल उचाट हो जाता है, क्योंकि ग्लैमर कहीं पीछे रह जाती है और आपको समझ आता है इसमें बहुत ज़्यादा ख्वारी के साथ काम करना पड़ेगा. व्हाट डू यू से वासिफ? I absolutely agree with you. Thank you for having me on the show. It's always pleasure. Topic बड़ा मज़ेदार है. I think आपके सवाल के 3 briefly answer हैं. पहला, I completely agree with you. जब भी हम किसी चीज़ को choose करते हैं, especially talking about youngsters, so they look at people around them, उनके इर्द गिर्द के लोग. So they, fascination young age में वैसे भी बहुत जल्दी आ जाती है. So you get to see कि अच्छा सिद्रा आज एक मेरे लिए रोल मॉडल हैं, बट मैं ये नहीं देखता कि सिद्रा की जर्नी में कितनी ज़्यादा स्ट्रगल है. मैं तो सिद्रा का वो फेज देख रहा हूँ जो सक्सेसफुल है. सेकेंडली, आई थिंक अगर हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें फ्रॉम इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, तो योर बॉडी इज जनरेटिंग अ लॉट ऑफ डोपामाइन ऑल द टाइम. सो ये जो हैप्पीनेस केमिकल की जर्नी है, उसके अंदर डोपामाइन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है. और वो जब आप कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं तो एक सर्टेन डोपामाइन आपकी बॉडी का डिलीवर हो गया. अब आप आपको मैसेज आ रहा है कि अब आप पहुंच गए हैं कहीं. And third, I think the people, as you also said, चाहे millennial हों या Gen Z हों, I think we also kind of sometimes we fail to take consistency to persistence. So जो चीज़ आपने choose की थी वो आपको achieve हो गई, उसका कोई level 2 भी होगा. So हम sometimes वहाँ पे fail हो जाते हैं as individuals कि हम level 1 को achieve करने के बाद हमें लगता है कि this is it. So I think उसको एक्सप्लोर करना भी ज़रूरी है ताकि आपका इंटरेस्ट बरकरार रहे, आप एक जर्नी मैपिंग में थोड़ा सा आगे जा सकें, आपको मालूम पड़ सके कि इस जर्नी का नेक्स्ट स्टेप क्या है. सो आई थिंक दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम बिगिंस. आई थिंक व्हाट एन इंट्रीगिंग थॉट जब आपने कहा कि परसिस्टेंस नहीं ला पाते. हमने कंसिस्टेंटली काम करके एक सर्टेन गोल अचीव कर लिया, लेकिन उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है, हम थक गए, हम एक स्प्रिंट मारकर थक गए, हम मैराथन नहीं रन कर रहे हैं. नौशाबा, इसमें फ़र्क क्या है? कुछ लोगों को आप देखें, दे आर मेंट फॉर मैराथन्स, है ना, वो 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर भाग लेते हैं, और दूसरे लोग होते हैं 100 मीटर 500 मीटर के खिलाड़ी के उसमें सबसे फास्टेस्ट अपना रन बना लेंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली भाई मैं भाग नहीं सकता. क्या ये भी एक वजह होती है दिल भर जाने और दिल उचाट हो जाने की? बिल्कुल ऐसा ही है. बिस्मिल्लाह, शुक्रिया सिद्रा आपके मदद करने का. बहुत अच्छा टॉपिक है. देखिए, कंसिस्टेंसी ह्यूमन नेचर है कि उसने स्ट्रगल करना है. जैसे इन्होंने पहले कहा कि सेंस ऑफ अचीवमेंट, आप देखें कि बड़े बड़े इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स हुई, बच्चों को भी हमने टेम कर दिया, वो वीडियो गेम्स खेलते हैं, एक लेवल अचीव करते हैं, वो उससे आगे जाना चाहते हैं, वो उससे आगे जाना चाहते हैं. ये एक ह्यूमन नेचर है. हम थेरेपी अप्लाई कर देते हैं जब देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा ACT या एक्सेप्टेंस और कमिटमेंट, एक्सेप्टेंस नहीं है, खुद को समझ नहीं पा रहे होते. बिल्कुल सही कहा, सोसाइटी का प्रेशर होता है और कमिटमेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, फैंटेसाइज बहुत ज़्यादा कर दिया है. हम सारा कसूर सोशल मीडिया को नहीं दे सकते, क्योंकि ज़ाहिर है ग्लोबलाइज्ड हो गई सोसाइटी. आप सिर्फ पहले जो हमसे पहले की जनरेशन थी, रिलेशनशिप्स में भी कंसिस्टेंट थे, कमिटेड थे, वो हमें अब बहुत ज़्यादा लैक होती नजर आती है. और उसकी जो ट्रेनिंग नौशाबा, हम रिलेशनशिप्स पे बिल्कुल आएंगे. पहले मैं थोड़ा सा ये करियर्स और वर्क स्पेस जो हमारी है ना उसको कंप्लीट करना चाहूँगी. एक कॉलर भी वेट कर रहे हैं, लेकिन आपका क्विक कमेंट इस पे चाहूँगी कि कई दफ़ा लोग करियर्स की चॉइस आज भी अपने इर्द गिर्द के लोगों से इम्प्रेस होके या फिर पेरेंटल चॉइस पे कर लेते हैं. अब मिसाल के तौर पे एक शख्स है, कोई डॉक्टर बना है, तो वो डॉक्टर इसलिए नहीं बना क्योंकि वो बनना चाहता था, वो इसलिए बना है क्योंकि इससे मेरी माँ खुश हो जाती. माँ ने आपको पहले दिन ग्रेजुएट करता हुआ देख लिया, रोज़ आपको क्लिनिक जाता हुआ देख लिया, लेकिन आपका दिल उसमें नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि आप उससे जल्दी बोर हो जाएंगे और ज़्यादा बर्नआउट फील करेंगे. बिल्कुल ठीक कह रही है. मोटिवेशन जो है ना वो आपके एप्टीट्यूड के साथ कोरिलेट करती है.
आपका बिल्कुल मोटिवेशन सही। खत्म हो जाता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है अगर एप्टीट्यूड नहीं है। इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड को दोनों को साथ लेकर हम जरूर गाइड करते हैं पेरेंट्स को, जिस वक्त वो बच्चों को सब्जेक्ट्स का या उनके फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे होते हैं, कि बच्चों का एप्टीट्यूड जरूर देखें, क्योंकि वो उनकी मोटिवेशन, बिल्कुल। उनके इंटरेस्ट को वो बिल्कुल इफेक्ट करता है। आप अगर अपने इनहेरिटेड एब्सोल्युटली। अच्छा, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और एप्टीट्यूड में अक्सर ये होता है कि पेरेंट्स एम्फसाइज करते हैं, नहीं नहीं मुझे पता है मेरा बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा फिजिक्स में बहुत अच्छा है, तो मैं यही लेना चाहिए, इसी का स्कोप है। अब वो बच्चा अपने आप को अप्लाई तो कर लेता है, मे बी वो नंबर्स भी ले रहा है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म इस मोटिवेशन को नहीं बरकरार रख सकेगा। नौशाबा इस पर वापस आएंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं शाहिद मिनहास बात कर रहा हूँ जंग से। शाहिद साहब, क्या कहेंगे हमारे आज के मौजू के बारे में? आजकल यंगस्टर्स अपने काम से, अपने करियर से इतना जल्दी उनका दिल क्यों भर जाता है? माशाल्लाह, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ बड़ी देर से। बड़ा आपके जितने भी पैनल में बंदे बैठे हैं बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रही हैं, दिल बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। शुक्रिया। क्योंकि मैं खुद 30 साल से माशाल्लाह एजुकेशन से ही वाबस्तगी है मेरी। मैं यहाँ जंग गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता हूँ। तो असल में डी ग्रेड इसलिए हम होते हैं कि बच्चे हमारे जो है ना, उनको उनके कैलिबर के हिसाब से आगे रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अभी लिसन, ये मेरी भतीजी ने माशाल्लाह पंजाब मेडिकल कॉलेज लाहौर से माशाल्लाह उसने गोल्ड मेडल हासिल किया। उसको एमफिल के लिए उसने अप्लाई किया, उसको वहाँ दाखिला नहीं मिला। अब एक बच्ची जो पहली पंजाब की गोल्ड मेडलिस्ट है उसको दाखिला नहीं दिया गया, सिर्फ सिफारिशें और दूसरे जो ऊपर से अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करते हैं लोग सियासी। अब वो बच्ची इतनी डिसहार्ड है कि मैंने गोल्ड मेडल हासिल करके इस मुल्क के अंदर, मुझे जनाब मेरा ये कैलिबर के मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया पंजाब मेडिकल कॉलेज की पहली गोल्ड मेडलिस्ट, और मुझे एडमिशन नहीं हुआ। वो इतनी डिसहार्ड है। तो ये इतनी पैनल के आपने माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे बंदे बिठाए हुए हैं, बातें बहुत प्यारी कर रहे हैं। तो देखें बच्चे खुद ब खुद हमारे जो है ना, ये मुल्क के लवाजमात ये उनको डिग्रेड करते हैं। एक बच्ची पोजीशन होल्डर है, गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद तो जाहिर है उसने बेचारी ने तो जल्जले की तरफ जाना है, उसने क्या आगे हासिल करना है। तो मैं शाहिद साहब, यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। आप बहुत ज़बरदस्त बात कर रहे हैं। आई एम सो ग्लैड कि आपकी कॉल मिली और आपने ये बात सामने रखी कि हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत है। हम हमेशा से शेयर पढ़ते आए हैं, ज़रा ज़रखेज़ हो तो ये ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साखी। लेकिन जब ये मिट्टी नम होती है और आप उसको उसके बावजूद आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे होते, उसकी वो सही जो ना आबियारी नहीं कर रहे होते, तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिसहार्टनिंग। हमारे ही शो में आपने देखा कि गुज़िश्ता 6 बरसों में मिलो पाकिस्तान से है कि सेगमेंट में आपने सैकड़ों ऐसे बच्चों को देखा है जिन्होंने अपने बलबूते पे मुल्क का नाम रोशन किया, अपने मेरिट को। उनको कोई हैंड होल्डिंग नहीं हो रही थी, कोई उदारा उनका हाथ नहीं पकड़ रहा था, कोई उनको स्कॉलरशिप या पैसे उनको रेज करके नहीं दे रहे थे। वो बेचारे कभी स्पॉन्सरशिप लेते हैं, कभी वालदेन से मदद लेते हैं, लेकिन मुल्क का नाम रोशन करने के लिए जाते हैं। और फिर वापस आने के बाद भी उनको मीडिया और लोग अटेंशन नहीं दे रहे होते। ये भी आपकी दिल आज़ारी का, आपके दिल उचाट हो जाने का या आपके दिल भर जाने का एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है। अप्रिसिएशन मेक्स यू गो अ लॉन्ग वे। आई एम सो ग्लैड शाहिद साहब आपने ये बात की। लेकिन आपके तवज्जुह से आपकी जो नीस है उनको यही कहना चाहेंगे कि डोंट गिव अप। इंशाल्लाह ताला मेरिट अपना रास्ता बनाता है। अच्छा जी, क्यों आप बर्नआउट फील करते हैं? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। हमने इसको एक्सप्लोर किया कि कई दफ़ा शायद आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। यू सीइंग द ग्लैमर इन सर्टन फसाड्स। आपको लगता है कि ये काम बड़ा आसान होगा। मिसाल के तौर पर मीडिया, बाय द वे, अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑन टिकटॉक एंड सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि मेन स्ट्रीम में आना या इसको फुल टाइम करना, दे विल जस्ट कंटिन्यू एंजॉइंग देमसेल्व्स, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट गोज़ बिहाइंड एक रील को क्रिएट करना, कंटेंट को क्रिएट करना या टेलीविज़न पे खुद पर कुछ भी बनाना। फिर साथ साथ हमने ये भी एक्सप्लोर किया कि कई दफ़ा आपके जो हालात होते हैं, अगर आपको प्रॉपर अप्रिसिएशन ना मिले तो आपका दिल उचाट हो जाता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और इस पर मैं चाहूँगी कि वासिफ अगर आप बिल्डअप करें, क्या ऑर्गेनाइजेशंस ये रियलाइज़ करती हैं कि अगर उनके पास बेहतरीन टैलेंट भी है, बहुत अच्छे लोग भी हैं, रिलायबल टीम भी उन्होंने डेवलप की है, अगर उनको वो रिवॉर्ड नहीं करेंगे, इफ़ दीज पीपल विल नॉट फील एज इफ़ दे आर अप्रिशिएटिंग, इफ़ दे विल नॉट फील दैट दे आर ग्रोइंग, तो बहुत जल्दी वो आपके इदारे को छोड़कर चले जाएंगे।
जी यकीनन इसके अंदर दूसरी राय नहीं है, बट हैविंग सेड दैट पिछले कुछ अरसे के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस ने, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ना सिर्फ इसको रियलाइज़ किया है बल्कि अप्रिशिएट भी किया है, और बहुत सारे ऐसे लोकल इदारे हैं जिन्होंने HR या ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी थॉरो और सीरियस काम किया है, जिससे उनके जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं ना सिर्फ उनके लिए एक स्ट्रक्चर बिल्ट हो सके बल्कि एक ऐसा मैकेनिज़्म क्रिएट किया जा सके जहाँ पे ना सिर्फ उनको इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी रिवॉर्ड, यानी ना सिर्फ पैसों को लेके रिवॉर्ड किया जा सके, बल्कि ऑल्सो एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जहाँ पे उनको दूसरी तरह से भी उनके स्किल सेट को रिकग्नाइज़ किया जा सके। एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ऑन स्पॉट रिकग्निशन, इस तरह के बहुत सारी रिकग्निशन की स्ट्रीम है जो कि हमें लोकल इदारों के अंदर अब नज़र आती है, और इसके अंदर कोई शक नहीं है कि जो आपका करंट टैलेंट है उसको इंगेज करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब ज़रा कॉन्वर्जेसन को रिलेशनशिप्स की तरफ ले जाते हैं। नौशाबा, जो आप जिक्र कर रही थी, अब देखें एम्प्लॉय ऑफ द वीक, हस्बैंड ऑफ द वीक, यानी कोई ट्रॉफ़ी तो रोज़ बना के बीवी नहीं दे सकती, लेकिन ये ग्रीवियंस अनफॉर्चुनेटली रिलेशनशिप्स में भी बहुत ज़्यादा आ रही है, और तभी हम देखते हैं कि पीपल आर अनएबल टू मेंटेन रिलेशनशिप्स, चाहे वो किसी फॉर्मल तरीके से हो या इनफॉर्मल हो। पहले लोग कहते थे कि एक मोहब्बत एक ही दफ़ा होती है और एक दफ़ा हो गई तो बस जी मैंने कमिटमेंट कर दी, मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन अब इस तरह की पायदारी रिश्तों में पाई नहीं जाती, बहुत जल्दी रिश्तों से भी हमारा दिल उचाट हो जाता है। इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? देखिए, हमारे पहले वक्तों में जो एक्सप्रेशन था ना, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं था। हमारे वालिदैन को तो शायद पता भी नहीं था कि वालदा मोहब्बत करती हैं, या इमोशंस को इमोजीज भेजना या आई लव यू कहना, एक्सप्रेशन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर ज़्यादा था, और डिनाइल में ही जिंदगी गुजर जाती थी कि पता नहीं प्यार करता भी है कि नहीं। अब आप दिन में 10 बार भी कहें तो यकीन नहीं आता, क्योंकि ये मैं आपको ठीक बात कह रही हूँ, क्योंकि हमने सोसाइटी को इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल और मटेरियलाइज्ड कर दिया है, इतना ज़्यादा इम्बैलेंस है सोसाइटी के अंदर, इतना ज़्यादा इम्बैलेंस है। आप बाहर देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट है, घर में आते हैं कॉन्फ्लिक्ट है, फाइनेंशियल स्ट्रेस लोगों में बहुत ज़्यादा, मैं आपको बताऊं, उसकी वजह से भी फैमिली जो सिस्टम है वो हमारा बहुत ज़्यादा, मैंने आजकल जो देखा रिसेंटली, बहुत अच्छे जो कपल्स थे, वो फाइनेंशियल स्ट्रेस से उनका जो है ब्रेकअप हो रहा है। मीडिया का रोल इसमें यकीनन मैं नहीं कहती कि 100% है, लेकिन है। आपने बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया रिलेशनशिप को भी। बेगम में आपको सब कुछ चाहिए, लाइक उसको घर भी देखना है, उसको जॉब भी देख, अभी तो पैसे भी बनाने हैं उसने, और बच्चों को भी रेज करना है। तो ख़वातीन के ऊपर प्रेशर मैंने देखा मर्द हज़रात से ज़्यादा आता है। बिजली के बिल जो आजकल आए उसके ऊपर हमारे पास बहुत ज़्यादा हमने सेशंस किए कि वो तो आपकी, जैसे अभी आप कह रहे थे, बात कर रहे थे ग्रोथ और रिवॉर्ड की, भाई किधर रिवॉर्ड है? आपके इस ऑर्गेनाइजेशंस का भी सारा कसूर नहीं है। आपकी अगर 1 लाख रुपया तनख्वाह है और 2 लाख आपका बिजली का बिल आया है, तो इसमें जॉब सेटिस्फेक्शन होने की बात नहीं है। ओवरऑल ही हमने देखा है कि थोड़ा सा मामलात जो है वो लोगों के कंट्रोल से बाहर चले जा रहे हैं। नौशाबा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज़ किया है कि जैसे हम कहते थे ना, पहले ज़माने में आप बहुत सारी मूवीज़ में ये डायलॉग देखें कि लोग लव मैरिज करने के लिए जा रहे होते थे, एक अमीर है एक गरीब है, तो कोई ना कोई घर का एक शख्स उठ के ज़रूर कहता था कि कर लेने दो जी इनको शादी, फिर आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। लेकिन आज हम उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देख रहे हैं। हाँ, मैं आपको सॉरी काट रही हूँ, एक बात, एक चीज़ कमिटमेंट और एक्सेप्टेंस के लिए ना, आप जो कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, एक चीज एंड हमने शायद इस पूरी कन्वर्सेशन का इसी बात के ऊपर करना है कि हमें बाज़ औक़ात रुक जाना चाहिए। हम CBT हाल में लेकर आते हैं लोगों को, थेरेपीज यही अप्लाई करते हैं, अल्लाह भी कहता है तवक्कुफ करो, रुक जाओ। तो हमें कहीं ना कहीं जिंदगी में रुकना है। एक अंधाधुंध तकलीद या भाग दौड़ में खूब से खूब तर की तलाश में इंसान रहता है। ये ह्यूमन नेचर है, ये उसकी खसलत के अंदर है कि सेंस ऑफ अचीवमेंट है। वो टीपू सुल्तान ने भी दुनिया फतह कर ली थी आदि। अच्छा नौशाबा, काफ़ी देर से एक कॉलर वेट कर रहे हैं, मुझे ज़रा उनसे बात कर लें दें, मैं इस पॉइंट पे वापस आऊँगी कि आप जो कहते हैं ना कि एक रिश्ते में वो पायदारी आप कैसे लेके आएँ, जो आपकी एक मोहब्बतों का या इमोशंस का खुलूस है उसको कैसे बरकरार रखें, चाहे बेशक अगर अच्छा, और सबसे बड़ी बात, दिल भर जाता है, ये मेरा मसला है, यानी मेरा दिल भर गया है, या फिर ये जिम्मेदारी है मेरे इर्द गिर्द के लोगों की कि वो मेरा इंटरेस्ट बनाए रखें। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बेसिक सवाल है, इस पर हम आते हैं, लेकिन कॉलर से बात कर लें पहले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैम मैं मिशाल बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। और मेरा जी क्वेश्चन मिशाल, ये क्या था, कहेंगी? मैम क्वेश्चन ये था कि लड़कों का दिल क्यों भर जाता है हम लड़कियों से, लाइक भाई वो औरत को क्यों बोलते हैं कि तुम वफादार नहीं हो? हाँ, बिल्कुल सही। बड़े ये की सवाल आपने किया है और हम दूसरी तरफ को जा रहे थे, लेकिन आप एक अलग डायरेक्शन में ले गई हैं। थैंक यू फॉर योर कॉल। ये सवाल अगर मैं आफरीन आपके पास ले आऊँ, मुझे बताएं, ये कहती हैं थोड़ा सा इन्होंने जेंडर कंपैरिजन यहाँ पे किया और मेरे ख्याल में इशारा रिलेशनशिप्स की तरफ ही है। लड़कों का दिल अमूमन दोस्तियों से, अंडरस्टैंडिंग से, मोहब्बतों से जल्दी भर जाता है। तासुर ये है कि उनके लिए मूव ऑन करना आसान होता है, और दूसरी तरफ इल्ज़ाम लड़कियों पे है कि वो वफ़ादार नहीं होती, बेवफा होती हैं। क्या कहेंगी आप? इस क्वेश्चन को इस पर्सपेक्टिव पे ले जाते हैं कि कंपैरिजन अगर आप ऑपोजिट जेंडर से कर रहे हैं तो क्या आप किस पॉइंट पे खड़े हैं। ये चीज़ें तब आती हैं जब आप अपने इमोशंस को चैनलाइज नहीं करते। एक्नॉलेजमेंट, ग्रैटिट्यूड, ये चीज़ें हमारे रिलेशनशिप्स में ख़त्म हो गई हैं। अप्रिसिएशन नहीं है। ऑप्शंस बहुत है ना। देखिए अगर एक लड़का एक लड़की की तरफ इसलिए माइल हुआ है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है, और थोड़े अरसे बाद उससे भी ज़्यादा हसीन लड़की पे उसकी नज़र पड़ जाती है और फिर वो एक चेज़ में चला जाता है, तो ये बड़ा कॉमन फिनोमेना है सोसाइटी में। जी हाँ फ्री, एग्जैक्टली, बिकॉज ये कंसिस्टेंसी ही की बात आ जाती है ना कि अगर आप कंसिस्टेंट अपना पैटर्न शो नहीं कर रहे हैं तो देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क एंड इट्स अ रेड फ्लैग ऑन योर ओन कैरेक्टर। तो अगर आप खुद कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भी उतने प्रोडक्टिव नहीं होंगे, एंड इट विल डेफिनेटली रिफ्लेक्ट ऑन योर करियर, ऑन योर पर्सनल ग्रोथ। आपके रिलेशनशिप में हर एस्पेक्ट में उसका एक रिफ्लेक्शन शो होगा। और हम अपना ही तज्जिया क्यों ना करें। यही बात अगर वासिफ के पास ले जाऊं। हाँ जी वासिफ, आप क्या कहते हैं, क्योंकि यू दी ओनली मैन ऑन द पैनल, मुझे बताएं कि मर्दों का दिल जल्दी भर जाता है, ख़ास तौर पे अंडरस्टैंडिंग, मोहब्बत, इसके ऊपर क्विक कमेंट बिफोर वी टेक अ ब्रेक। I would reply the same. I think जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, आई थिंक अगर हम चीज़ को इवॉल्व करते रहें तो ये वाली चीज़ नहीं होती है। और दूसरा आई थिंक हम बहुत दफ़ा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर हम सेल्फ पिटी जोन के अंदर हमें जाने का बहुत शौक है। आई थिंक एज अ नेशन भी, ह्यूमन तो है ही है, एज अ नेशन हमें सेल्फ पिटी का बहुत शौक है। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे घर के खर्चे कम हैं, मेरी सैलरी कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। और देखें हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इट्स अ वेरी कंपैटिटिव दौर। तो हमें अपने स्किल सेट को अपलिफ्ट करने की बजाय या अपने कंपैशन को अपलिफ्ट करने की बजाय या ऐसी चीज़ों के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करने की बजाय, जिस तरह की कॉल अभी हमने सुनी है, अगर आपको ये आइडिया हो रहा है कि दूसरी तरफ जेंडर के पास इस तरह का सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है, यू नीड टू सेट दैट बाउंड्री। वो बाउंड्री आपने सेट करनी है। सिमिलरली आप किसी इदारे में काम कर रहे हैं, जिस पे हमने आना था। बिल्कुल, मेरे पैनल में जी 2 HR OD स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस सेगमेंट में हम पर्टिकुलरली ह्यूमंस की बात करें, इंटरपर्सनल रिलेशंस की बात करें। सवाल बड़ा छोटा सा और सबके लिए एक ही सवाल, बिगनिंग विद नौशाबा। नौशाबा मुझे ये बताइएगा, और रिक्वेस्ट मेरी ये होगी क्योंकि वक्त कम है, सब लोग अपने कमेंट्स को थोड़ा सा मुख्तसर रखें। मुझे ये बताएं कि किसी का आपसे दिल भर गया है, ये आपकी गलती है या ये अगले बंदे का प्रॉब्लम है, उसके मिजाज का, उसके रवैये का प्रॉब्लम है? इसको किस तरह अंडरस्टैंड करें और कैसे जिंदगी को फिर आगे लेकर चलें? बिल्कुल ये आपकी गलती नहीं है, ये तो अगले बंदे की गलती है। आपका अगर सेल्फ कंट्रोल जा रहा है, आप किसी ऐसी सिचुएशन में कोई शख्स आपको लेकर आ रहा है कि आप फाइट और फ्लाइट सिचुएशन के अंदर आ गए हैं, तो ये आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। सिदरा सोसाइटी पे मजा लेना शुरू कर दिया है। कहते हैं आदात नस्लों का पता देती है, और यही साइकोलॉजी भी कहती है, पर्सनालिटी ट्रेट्स। आप समझें, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर मैं बार बार ही बात करती हूँ, खुद को भी समझना जरूरी है लेकिन दूसरे को भी इमोशंस को समझें। अगर आपको ऐसे लगता है, लेकिन आप एक बात खवातीन ये कह दें, जैसे अभी इन्होंने कहा जी कि आप पिटी फील ना करें। देखिए एक वर्ड है एम्पैथी। आप एहसास करें, बाज़ औक़ात बच्चियों के लिए रिलेशनशिप्स में से निकलना बहुत मुश्किल होता है। रिलेशनशिप्स के अंदर आगे औलाद आ जाती है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, इट्स नॉट दैट इजी। लेकिन अगर आपको लगे कि वो कॉन्फ्लिक्ट, वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इवन सुइसाइडल टेंडेंसी तक जा रहा है, तो खुदारा होना चाहिए। और अपने ड्रामों के कंटेंट के अंदर ये जो आपने रिलेशनशिप्स के ऊपर
हमें अपने राइटर्स को भी कहना है कि जो आप टेमिंग कर रहे हैं सोसाइटी की, ये जो डिसलॉयल्टी और ये सब कुछ, ये मजा लेना, और इसके ऊपर काम एक बंदे का नहीं है, एब्सोल्युटली नौशाबा जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है कि ये जो हम दिखाते हैं ना कि आप 100 दफ़ा भी रिजेक्ट हो रहे हैं, अगला बंदा आपको मुंह पे कह रहा है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे डोंट वांट टू कैरी ऑन, और आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं या अगले को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली गोइंग टू हर्ट यू इन द लॉन्ग रन। ख़ास तौर पर लड़कियाँ, अगर कोई आपको कह दे कि जी रिश्ता आपके साथ नहीं करना, कोई रिश्ता आपसे बनाकर तोड़ना चाहता है, लेट पीपल गो। एक कॉलर हमारे साथ है, उसके बाद यही सवाल मैं वासिफ के पास लेके आऊंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अली बात कर रहा हूँ कराची से। कैसी तरह आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, वक्त का मुकाबला सा। क्या सवाल है आपका? टॉपिक आपका बहुत अच्छा है। देखें, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मेरी नाक़िस अक़ल ये कहती है कि इंसान जो है वो ज़िंदगी में शायद ब्लड रिलेशंस के अलावा हर चीज़ में एक डाइवर्सिटी चाहता है और उसका दिल भर जाता है चीज़ों से, और ऐसा है क्योंकि ज़ाहिर है एक जगह पर रुक नहीं सकता, आगे बढ़ने के लिए उसको चीज़ें करनी होती हैं। अब वो अगर अपने करियर के अंदर है, उसने स्टार्ट किया, उसके बाद मुझे जगह पहुंचा कि मेरा ये गोल है, अब मैं नेक्स्ट कोई चीज़ करूं, अचीव करूं, तो ये गोल्स होते हैं ज़िंदगी में जो उसको एक तहरीक देते हैं आगे बढ़ने के लिए कि जी अब मुझे ये करना है। तो ये चीज़ है जिसकी वजह से अब ज़ाहिर है कि आप जो है अपना नहीं एक जगह रुक सकते, तो उसको दिल भर जाना कह सकते हैं कि ठीक है, लेकिन ये चीज़ आगे बढ़ने की तरीके किस तरह पैदा करे। आप अगर एक ही जगह रुक जाएंगे तो जिंदगी रुक जाएगी। जी, ओके, गॉट इट, पॉइंट वेल नोटेड। वासिफ, आप क्या कहेंगे कि अगर किसी का दिल भर गया है और वो अगली मंजिल की तरफ बढ़ना चाहता है, तो जाहिर सी बात है जिनसे वो दामन छुड़ा रहा है, जिस जॉब को छोड़ रहा है, जिन रिश्तों को ख़त्म कर रहा है, वहाँ पे तकलीफ़ तो होगी, वहाँ पे लोग उसको शिकवा भी करेंगे, उससे गिला भी करेंगे। तब इंसान को अपने गोल्स पर नज़र रखनी चाहिए या दूसरों का एहसास? इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे करें? क्योंकि आपने सेल्फ रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करने का कहा है, सो अगर हम ज़ाती हैसियत के अंदर देखें तो वो लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपके साथ सिंसेयर हैं, जो आपके लिए बेहतरी चाहते हैं, जब आप आगे जाने की बात करेंगे जिसमें कोई बुराई नहीं है, हम सब आगे जाना चाहते हैं, लाइफ में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो इर्द गिर्द के आपके लोग, चाहे वो आपके ब्लड रिलेटिव्स हों या आपके दोस्त हों, आपके अहबाब हों, जो आपसे मुखलिस होंगे, वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे आगे जाने में, बिकॉज वो चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें। हाँ, कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो ऐसा नहीं चाहते। सो वहाँ पे जो पहले हम बात कर रहे थे, बाउंड्री आपने सेट करनी है कि आप किन लोगों के साथ रहना चाहते हैं, वो लोग जो आपको सपोर्ट करें या वो लोग जो आपको ड्रैग बैक करें या आपको नीचे की तरफ खींचें। सो वो बाउंड्री आपने खुद से सेट करनी है। अच्छा वासिफ, अगर मैं एक लम्हे के लिए इसको कुछ एंटी सोशल और गलत एक्टिविटीज़ की तरफ भी देखूँ, जैसे अक्सर हमारे यहाँ आप मूवीज़ में देखिए माफिया शो किया जाता है, या जो लोग गैर कानूनी कामों में मुलव्विस होते हैं, शुरू में हो सकता है बहुत यंग एज में किसी लड़के की रिक्रूटमेंट हो गई, उसको वायलेंस भी पसंद आ रहा है, उसको पावर एंड अथॉरिटी पसंद आ रही है, लेकिन फिर आप जैसे बड़े हुए, समझदार हुए, आपने बहुत सारे नुकसानात उठाए, लोग कहते हैं इस तरह की फील्ड में आने का रास्ता होता है, आप इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते, फिर आप मौत का ही दरवाज़ा है, तो उस वक्त क्या करें? यानी वो उसका दिल भर गया है गलत कामों से, लेकिन वो सही नहीं रास्ते पे जा पा रहा, फिर क्या करें? देखें, सही रास्ते पे जाने के लिए एट द एंड ऑफ द डे, आज जिस सोसाइटी के अंदर हम बैठे हुए हैं, जिस शो को अभी हम चला रहे हैं, आप इतने सालों से काम कर रही हैं, इतनी मुश्किलात के बावजूद हम इस सारी चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, हम इतनी मुश्किलात के बावजूद पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं। सो वो कहते हैं कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जब आप ये ठान लेते हैं, मेरे साथ ज़िंदगी में ऐसी बहुत दफ़ा हुआ है, आई एम श्योर हमारे पैनल के साथ भी ऐसा बहुत दफ़ा हुआ होगा कि हम किसी मुश्किल में फंस गए हैं और हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे। एक मिनट का है, तो मैं चाह रही थी कि आफरीन का भी इसमें इनपुट आ जाए। आफरीन, वेरी पॉइंटेड क्वेश्चन, कि कोई शख्स रिश्वत लेता था, करप्ट था, लेकिन अब करप्शन से दिल भर गया है, क्या वो अपने आप को बदल सकता है और क्या हमारा माशरा उसको अपने आप को बदलने भी देगा? पॉजिटिविटी और नेक रास्ते पे चलने के लिए देयर इज़ ऑलवेज़ ऑप्शंस, और अल्लाह ताला भी हमें, हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है, इट्स नेवर टू लेट टू रिपेंट। और बिल्कुल आप अगर नेक रास्ते पे जाना चाहते हैं, लेकिन करना नामुमकिन भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आफरीन, वासिफ और नौशाबा हमारे साथ मौजूद थे। वक्त कम, मुकाबला सख्त होता है, बट वी गॉट एवरीबडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप अपना कमेंट और फीडबैक देना चाहते हैं, ज़रूर मेरे फेसबुक पेज पे छोड़िएगा। इंशाल्लाह ताला कल आपसे फिर मुलाकात होगी। दिल भर गया है तो कुछ नया एक्सप्लोर कीजिए, अपने आप को अप्लाई कीजिए एंड सेट न्यू गोल्स फॉर योरसेल्फ। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।